बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले सियासी अखाड़े में उतरने को तैयार है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ही सियासत भी तुंद और तेज होती नजर आ रही है। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी PMLN को शेर बनने को कह रहे हैं, बिल्ली नहीं, तो दूसरी तरफ सिलेक्टेड नहीं होना चाहते ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के तीर PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों पर ही पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत मुस्तहकम पोजीशन में नजर आ रही है, लेकिन क्या यह मुस्तहकम सूरत हाल सियासत के अंदर देर पा हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? बहुत सारी कयास आराइयां होती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने की, इंतखाबात जल्दी होने की। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ ऐसी ही पेशन गोई की है कि साल के आखिर तक की बात है, उसके बाद तो जाना ही जाना है। लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं, ये एक अहम सवाल है। इस हवाले से आज हम अपने शो में बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की मुईशत किस दहाने पर है। एक आम आदमी के लिए क्या पाकिस्तान के माशी इंडिकेटर समझना आसान है या नहीं? टैक्स कलेक्शन नहीं होती इसलिए नहीं होती, या एक आम आदमी टैक्स नहीं देता इसलिए नहीं देता क्योंकि वो यकीन नहीं रखता कि उसके टैक्स के पैसे को सही जगह पर लगाया जाएगा या नहीं? आज वजीर आजम साहब ने यही फरमाया। तो ये जो अदम एतमाद है, इसकी फजा को दूर करना, इसकी फजा को क्लियर करना किसकी जिम्मेदारी है, यह भी एक अहम सवाल बनता है। इकोनॉमी और सियासत दोनों पर ही बात करेंगे। हमारे साथ जो आज प्रोग्राम में मेहमानान होंगे, मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ वक़ार मसूद साहब, डॉक्टर वक़ार मसूद खान, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन रेवेन्यू मौजूद होंगे। उनसे हम बात करेंगे ये नंबर का हेर फेर और वजीर आजम साहब को आज टैक्स के हवाले से बात क्यों करना पड़ी। सेकंड सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वजीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी साहब। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे सियासत और बदलते हुए खित्ते के हालात के हवाले से। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर बाकायदा डिस्कशन का आगाज करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अभी सबसे पहले हमारे साथ एस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द फर्स्ट वीक ऑफ माई शो ऑन GTV। फवाद, कराची से शुरू करते हैं, कश्मीर तक जाएंगे। कराची में आप लोगों के 14 MNAs इलेक्टेड, 4 MNAs रिजर्व सीट के ऊपर मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन को लगा देती है और आप लोगों से पूछा भी नहीं जाता। क्या इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस फेडरल गवर्नमेंट कोई बातचीत करेगी सिंध गवर्नमेंट से? देखिए जी, बात यह है कि ये जो सारे मामलात हैं इनके ऊपर हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस तरीके से सिंध हुकूमत को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से सिंध हुकूमत में पैसे बांटे जा रहे हैं, ये सारा ही मामला बहुत काबिल एतराज़ है। इस साल सिंध को 750 अरब रुपया वफाक से ट्रांसफ़र होगा। पिछले साल तकरीबन 700 अरब रुपया ट्रांसफ़र हुआ है और ये उन पैकेजेस के अलावा है जो कि PTI की हुकूमत कराची के लिए और अंदरूनी सिंध के लिए बराह रास्त वफाक से पैसा दे रही है। अब आप देखिए कि जब इतना बड़ा पैसा एक प्रोविंस में जा रहा है और उसका जो खर्चा हो रहा है वो इस कदर बहिमाना है और इस कदर डिस्क्रिशनरी है कि उसके ऊपर हर शख्स को ही एतराज़ात हैं। सो चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो किसी और पार्टी का हो, तमाम ही लोग समझते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर्स और बिलावल हाउस ने जिस तरीके से सिंध के मसाइल के ऊपर कब्जा किया है वो बहुत ही शर्मनाक है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जरदारी साहब के अपार्टमेंट्स निकलते हैं न्यूयॉर्क में। तो जो हमारा गरीब सिंधी हारी है उसके लिए जो पैसा सिंध में जाता है वो अनफॉर्चुनेटली जो सिंध के वडेरे हैं, जो जरदारी साहिबान हैं, जो शाह साहिबान हैं, इनके अकाउंटों से वो पैसा बरामद होता है, वो भी बाहर से। ये जो सारी सूरत हाल है ये बड़ी कंसर्निंग है और मुझे बड़ा अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो आर्टिकल 140A जिसके ऊपर अमल दरामद कराया जाना चाहिए था, जो एक बुनियादी शिक है पाकिस्तान के आइन की, जिसके तहत एक मौसर लोकल गवर्नमेंट निज़ाम लाना था
जिसके तहत आपने वसाइल को जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें तकसीम करना था वो नहीं हुआ, और उसकी वजह से ये जो सारा पैसा है ये एक सियासी जमात ही नहीं एक ख़ानदान तक महदूद हो गया है, और उसकी वजह से पूरा जो सिंध है वो यरगमाल है इस वक्त जरदारी साहब के हाथ। अच्छा, लेकिन सिंध, बाकी सिंध के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं, कराची के अंदर तो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर नुमाइंदगी है, और यकीनन अगर कराची के अंदर कारकर्दगी गड़बड़ होती है या सिंध हुकूमत की तरफ से पैसा नहीं लगाया जाता है तो मलबा तो पीटीआई के एमएनएज पे पड़ेगा, क्योंकि अवाम आप लोगों से पूछेंगी कि आप लोगों को नुमाइंदा बना के नेशनल असेंबली में भेजा था तो फिर आप लोगों ने क्या किया। क्या कोई वे आउट, कोई सिंध हुकूमत के साथ बैठकर बातचीत करने का कोई तरीकाकार या कोई एटलीस्ट ऐसी सोच जहन में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? इज इट ऑन द कार्ड्स? देखो, पहली बात तो उनका ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं, हम आइन के अंदर रहकर ही आवाज़ उठा सकते हैं। राइट। हम कानून से बाहर तो नहीं जा सकते। सो जो आइन और कानून प्रोवाइड करता है उसके मुताबिक जो हमारे जो MPAs हैं वो रोज़ाना एहतजाज करते हैं, उनकी बात होती है। आप देखिए कि सिंध में ना सिर्फ ये कि बजट के ऊपर लीडर ऑफ पोजीशन को तकरीर ही नहीं करने दी गई, बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो फोरम है, सिंध शायद वो वाहिद सूबा है जिसमें आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन को डाला ही नहीं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंध में किस किस्म का एक निज़ाम हुकूमत जो है वो चल रहा है, और हम निज़ाम के अंदर रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए इसके खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। राइट। अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि देखें 18वीं तरमीम अगर सूबों तक रहे तो फ़ायदा कोई नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक जाना चाहिए, और ये मसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी बाकी सूबों के अंदर भी परसिस्टेंट है, और उन दो सूबों के अंदर तो आप लोगों की अपनी जमात जो है वो बरसरे इक़्तिदार है। पंजाब के अंदर लाहौर में आज भी इस बात पे एहतजाज होता रहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो लोकल बॉडी सिस्टम है उसको बहाल नहीं किया जा रहा। फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ी पुरअज़्म रही है इस बारे में कि ग्रास रूट लेवल तक अथॉरिटी पहुंचनी चाहिए, लोगों तक इख्तियार पहुंचना चाहिए, तो क्या चीज़ आड़े आ रही है ऐसी कि पंजाब के सूबे में ऐसा नहीं किया जा सक रहा? नहीं, मेरा तो ये ख्याल है कि अगर आप मुझसे पूछें कि जो 2-3 सबसे बड़ी गलतियां अभी तक हमारी हुकूमत से हुई हैं, ख़ुसूसन पंजाब में, वो यही है कि जो हमने लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं कराए और जो निज़ाम जो है उसमें इस्लाह नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस तरह से आगे नहीं जा सकता, और वफाकी काबीना ने कम से कम 2 बार सूबों को बशमूल पंजाब ये कहा कि आप लोकल गवर्नमेंट के जो निज़ाम है आर्टिकल 140A है उसको इम्प्लीमेंट करें, और सूबों ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है लोकल गवर्नमेंट के मुतालिक, वो इस लिहाज से सही है कि उन्होंने इस पे जोर दिया है कि लोकल गवर्नमेंट करानी चाहिए। अलबत्ता जो शहबाज शरीफ और मुराद अली शाह ने जिस किस्म की लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लगाए थे, उनको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमने जाना है तो हमें परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो 2002 का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था वो बहुत बेहतर था। इससे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है वो उनसे एक कदम आगे है। वो कहते हैं कि आपको डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर होने चाहिए तहसीलों के, जो कि ये निज़ाम जो है वो चलाए। और इस ज़मन में प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है वो डिस्ट्रिक्ट्स में आप डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर कर लें या आप तहसीलों में डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर कर लें। मेरी राय में वो बड़ा ज़बरदस्त विजन है और उसको ही हमें आगे बढ़ाना है। अच्छा, आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि पंजाब में 2-3 गलतियां हुई हैं, उनमें से एक गलती ये है, बाकी 2 भी गिनवाई दें फवाद, अगर पंजाब के अंदर जो गलतियां हुई हैं, ताकि हमें भी क्लैरिटी हो इस बारे में। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड ना करना बहुत बड़ी गलती है। और इसी तरीके से देखिए, असल जो रूह है ना वो तब तक ये मुल्क, ये 220 मिलियन लोगों का मुल्क है, 22 करोड़ लोगों का, 20-22 करोड़ लोग इस मुल्क में रहते हैं। इस मुल्क में अगर आप ये कहेंगे कि 4-5 लोग जो हैं या फैमिलीज जो हैं उनके हवाले मुल्क कर दिया जाए, वो दुरुस्त नहीं हो। लिहाजा आपको अल्टीमेटली लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, और ये जो चीफ मिनिस्टर्स की रेजिस्टेंस है लोकल गवर्नमेंट कराने के ऊपर, ये पाकिस्तान को बहुत नुकसान दे रही है।
राइट। अच्छा, अब ज़रा चलते हैं कराची से होते हुए, पंजाब से होते हुए बलूचिस्तान की तरफ भी। मंडे को गवादर में एक बहुत बड़ा और बहुत सारे मंसूबों का मजमुआ जो है वो उसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म साहब ने किया। बलूचिस्तान की कनेक्टिविटी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा कहती रही कि हम बलूचिस्तान की तकदीर बदल देंगे, हम कनेक्टिविटी, हम सीपैक लेकर आ रहे हैं, गवादर पोर्ट हम वहाँ लेकर आ रहे हैं, मामला ठीक कर देंगे। अब वो जो पीएमएलएन के वादे थे और दावे थे, उससे पीटीआई के दावों और वादों में क्या चीज़ मुख्तलिफ है? कैसे और क्यों बलूचिस्तान की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अंधा एतमाद करें? लेकिन ये पीएमएलएन ने तो गवादर में एक बिल्कुल मजाक किया है और अनफॉर्चुनेटली उनके इस मजाक की भारी कीमत जो है वो पाकिस्तान को अदा करनी पड़ी है। जहाँ पे अभी तक हम जो गवादर है उसको सही तौर के ऊपर आबाद नहीं कर सके, तो उसकी बड़ी वजह जो पीएमएलएन की नॉन सीरियसनेस थी और जो उनके मंसूबों की एक समझिए कि उसके अंदर जो एक नहीं थी, एक कंप्लीशन टाइम्स नहीं थे, सीरियसनेस नहीं थी, उसकी वजह से पाकिस्तान को उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। गवादर में उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन आप देखिए कि ना उन्होंने गैस दी वहाँ पे, ना बिजली दी और ना ही आपने वहाँ पे सड़क दी। तो अब अगर आपको गैस, बिजली, पानी और सड़क नहीं है तो आप मुझे बताएं आप क्या वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। लिहाजा हमें बिल्कुल शुरू से वहाँ पे अपने जो मंसूबे हैं उनको शुरू करना पड़ा और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा आप समझिए कि ये डिले हुआ, जो कि अगर पीएमएलएन अपनी मंसूबों में सीरियस होती तो शायद ये डिले ना होता और आज गवादर जो है वो अपनी भरपूर कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहा होता। राइट। अच्छा, शाहजैन बुगटी साहब को वफाकी काबीना का हिस्सा बनाकर प्राइम मिनिस्टर ने यह तो बता दिया कि बलूचिस्तान इज़ वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, लेकिन बहुत सारे बलूचिस्तान के लोग नाराज़ हैं और कुछ बैरूने मुल्क भी हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या पाकिस्तान की हुकूमत उनसे भी राबते करेगी, उनको भी ऑन बोर्ड एंड ऑन टेबल लेकर आने की कोशिश करेगी? लेकिन ये अभी इसका तफसीली एजेंडा तय होना बाकी है और उसमें जो तमाम इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं और जो वहाँ की सियासी जमातें हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इन तमाम की मुशावरत से एजेंडा बनेगा और फिर उसमें देखेंगे कि किन किन लोगों से बातचीत होनी चाहिए, किन किन लोगों से बातचीत का फ़ायदा नहीं है। तो इसकी जो तफसीली एजेंडा है वो भी आना बाकी है। राइट। अच्छा, आपने नेशनल सिक्योरिटी की बात की है। जो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफ हुई थी उसकी दूसरी सिटिंग भी होनी थी, क्या कुछ डिसाइड हुआ कब होनी है? क्या वो जो है वो कब आगे बढ़ेगी और क्या उसके अंदर वज़ीर आज़म साहब होंगे? बिकॉज आपने ये फरमाया था कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी हमने वज़ीर आज़म साहब को बोला है कि आप साइड पे हो जाएं, फिर वहाँ से तरदीद आती है और फिर स्पीकर ऑफिस से ये बताया जाता है कि नहीं वाकई में रिक्वेस्ट की गई थी। तो क्या अब जब पब्लिकली अपोजिशन ये बोल रही है कि हमें कोई मसला नहीं, हम तो चाहते हैं वज़ीर आज़म साहब इस तरह की ब्रीफिंग्स में बैठे हैं, तो क्या अगली ब्रीफिंग या अगली सिटिंग के अंदर वज़ीर आज़म साहब मौजूद होंगे? अभी तो कोई उसकी डेट नहीं आई है, जब डेट आएगी तो उसके मुताबिक फैसला करेंगे। देखिए, लेकिन इससे आपको अपोजिशन की एक नॉन सीरियसनेस का भी अंदाज़ा होता है। आप देख सकती हैं कि इसमें शहबाज शरीफ साहब को और उनकी जो बाकी लोग हैं उनको ये भी नहीं पता कि आखिर वो चाहते क्या हैं। अगर वो ये चाहते कि इसको हम आगे बढ़ाएं और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो आएँ या ना आएँ, इसके ऊपर भी उनमें यकानगत नहीं है। सो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया वो ना आए, लेकिन अपोजिशन की जो अंदरूनी पार्टी है उसके अंदर ही लोगों ने कहा कि नहीं उनको आना चाहिए। तो इसका मतलब ये था कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्त नहीं है पीएमएलएन के ऊपर, जो कि बाकी लीडरों की अपनी अपनी पार्टीज के ऊपर है। तो ये नून लीग का जो अंदरूनी इस वक्त जो एक इंतशार है उसकी वजह से भी बहुत सारे फैसले जो है वो नहीं हो। अच्छा, इसकी वजह क्या हो सकती है? शहबाज शरीफ साहब या जनरल के वज़ीर आज़म साहब ना आए, व्हाट कुड बी द रीज़न? जबकि हमेशा से अपोजिशन ये कहती रही कि वज़ीर आज़म साहब का इस तरह की नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के अंदर होना ज़रूरी है, तो व्हाई दिस शिफ्ट इन योर व्यू? क्योंकि सारे शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नौकरियों की दरख्वास्त देना चाहते थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने शायद शर्म आने आती है। ये कौन सी दरखास्तें थी फवाद, ज़रा क्लैरिफाई तो करिएगा। बस ये वही दरखास्तें हैं कि बाहर जो है वो गले पकड़ो और जब कमरे में जाओ तो जूतों में गिर जाओ। तो इसी किस्म की दरखास्तें हैं। इन अपोजिशन का यही हाल है, बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब वक्त आता है तो उस वक्त सारे जो हैं
वो जो है वो सजदों में गिरे अच्छा, ये होते हैं। तो कोई इनका एक जमात है या आप ओवरऑल सारी ऑपोजिशन जमातों के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, बात ये है अनिका कि पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो दो तरह की हो सकती है ना। एक हम्म। पॉलिटिक्स है जो कि कोई आइडियोलॉजी के ऊपर हो, हम्म। जो लोग बरसों जिन्होंने जेलें काटी हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे वो अबुल कलाम आज़ाद हों, चाहे वो हमारे और बाकी जो अकाबरीन हैं वो हों, जिन लोगों ने जेलें काटी, जिन्होंने अपनी सख्तियां बर्दाश्त की, हम्म। इन लोगों के लिए फिर होता है कि इनका जो मकसद है वो अपनी ज़ात से बड़ा होता है। तो तभी आप इस किस्म की सख्ती बर्दाश्त कर सकते हैं ना। जब मकसद ही सिर्फ अपनी ज़ात हो और ये हो कि मैं किस तरीके से पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा जायदादें बना लूँगा, मैं फलानी जगह अपना जो है जहाज़ मेरे पास ये हो जाएगा और उसके बाद मेरा फार्म हाउस ये हो जाएगा। तो अगर आपने इस तरह पॉलिटिक्स करनी है और लग्जरी के लिए आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो फिर आप क्या आपका नज़रिया होगा? फिर तो नज़रिया नहीं होगा। तो यही एक मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर अपोजिशन के जो लोग हैं, उनका मामला यही है। राइट। अच्छा, हम सियासत की बात कर ही रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो सबसे बड़ा सवाल पिछले 3 साल में उठता आया वो ये कि पीटीआई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं करा सकी। 3 साल के अंदर पार्लियामेंट भी बहुत हद तक गैर फाल होते हुए नजर आई और कोई जमात ऑपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। एंड ऑफ कोर्स ऑपोजिशन ब्लेम्स यू ऑल फॉर दैट। पॉलिटिकल कंसेंसस आखिर 2 सालों के अंदर हमें होता हुआ नजर आएगा क्योंकि बड़े बड़े डिसीजंस अभी आने वाले हैं। देखिए, सिर्फ एक ही नुक्ते के ऊपर कंसेंसस नहीं है और वो नुक्ता ये है कि हम उनके मुकदमात कहते हैं कि उनके ऊपर हम रिलीफ नहीं देंगे, एनआरओ देने को हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान से इतना पैसा लूटा गया है कि जरदारी और नवाज शरीफ को तो शायद ये भी नहीं पता कि उनके पास पैसे कितने हैं। क्योंकि आप देखें कि रोज़ाना उनका कहीं ना कोई अपार्टमेंट निकल आता है, कहीं कोई जायदादें निकल आती हैं। मसलन अगर आप सिर्फ जरदारी साहब का देखें तो जो 5,000 करोड़ रुपए का उनके ऊपर जो केसेस हैं, उनमें 33 अरब रुपए की तो रिकवरी की है नैब ने, जो $200 मिलियन बनते हैं। अब आप इतना पैसा अगर आप जो है वो कमा रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, तो मुझे बताएं आप फिर इसके ऊपर क्या कंसेंसस हो। तो हमारे जो मसला आता है कंसेंसस के ऊपर, वो सिर्फ इनके जो 10-12 केसेस हैं जो उनकी ज़ात पे हैं, वो कहते हैं कि उनको ख़त्म करें तो हम आगे चलेंगे। हम केसेस के ऊपर बात नहीं करना चाहते, यहाँ से सिर्फ झगड़ा है, बाकी तो कोई झगड़ा नहीं। अच्छा, लेकिन कंसेंसस कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरी तो है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप लोगों ने करने हैं और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर जब आप साइंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे भी आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे, बल्कि साइंस मिनिस्ट्री को भी आपने अच्छा खासा एक्टिव कर दिया था। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ईवीएम मशीन्स, क्योंकि आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी देख लिया, अब आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट को भी देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर कोई ना कोई कंसेंसस कहीं ना कहीं तो एक सिंगुलैरिटी के ऊपर आना पड़ेगा ना। वो कैसे करेंगे फिर आप? नहीं, वो उसके लिए तो बातचीत हो रही है और काफ़ी जो अपोजिशन के अंदर भी लोग हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए, अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है तो हमें जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली से जान छुड़ा के आगे चलना होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो एक्चुअली मजबूत होना ज़रूरी है। ये फेडरल पार्टीज बनना इनका ज़रूरी है और इस वक्त जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली का इंटरेस्ट नहीं है कि ये नेशनल पार्टीज हों, लिहाजा उसके लिए एक मसला है। लेकिन हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर एजेंडा आगे बढ़ रहा है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसमें बेहतरी होगी। राइट, राइट। अच्छा, इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो ज़रा कश्मीर के इंतखाबात की तरफ चलते हैं। कश्मीर में अच्छी खासी ज़ोर पकड़ गए इंतखाबात और इन इंतखाबात में सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात ख़रीदने की बिल्कुल फेवर में नहीं है। हमेशा ये कहती रही कि इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए। खान साहब से भी सुनते रहे, आपसे भी सुनते रहे ये बात। लेकिन अली अमीन गंडापुर जाकर कश्मीर के अंदर कहते हैं 1 वोट की लीड पे 1 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। ये वोट खरीदना है या नहीं? तो उनका प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है या कश्मीर में जो सिचुएशन है, वहाँ पर ये है कि जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, एक तो उन्होंने लॉ अमेंड किया और उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट ख़त्म कर दी और वो खुद ही जो है वज़ीर आज़म है। उसके बाद उन्होंने वहाँ के जो फंड्स हैं सारे, उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में अपनी पसंद से जो है वो तबादलियाँ और तकर्रियाँ करनी शुरू कर दी। तो अगर आप तवक्को करेंगी कि दोनों पार्टियों में से एक तो सारे अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करेगा और दूसरा बिल्कुल जो है वो कोई बात भी नहीं करेगा, तो ये तो नहीं होगा। लिहाजा मैं तो समझता हूँ कि दोनों ही तरफ
हमें एक कंसेंसस के साथ एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मामले को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और वहाँ के इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अपना भरपूर किरदार इस ज़मन में अदा करे। यानी आप ये कह रहे हैं कि ताली दो हाथों से बज रही है, गलती उधर हो रही है पीएमएलएन की साइड पर, लेकिन गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड पर भी हो रही है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? दोनों तरफ ही जो है एक ही तरह का माहौल जो है वो रहेगा, और जब तक हम इस कंसेंसस पे नहीं पहुंचेंगे कि इलेक्टोरल जो हमारा मामलात हैं उनको कैसे आगे बनाना है, क्या करना है, उस वक्त तक ये तवक्को करना कि एक जमात कर लेगी और बाकी नहीं करेंगे, ये मुश्किल हो जाए। राइट। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी के वार तो आपने सुने होंगे, वो उस दिन पार्लियामेंट के अंदर भी शामी कुरैशी साहब वर्सेस बिलावल भुट्टो जरदारी नजर आ रहा था, लेकिन अभी उन्होंने आप पे इल्ज़ाम ये लगाया है कि मोदी की जीतने की दुआएं करने वाले किस तरीके से पाकिस्तान से सिंसियर हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी हैज सेड इट टाइम एंड अगेन, कश्मीर के अंदर जहां ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए क्या इसकी अहमियत है, बिलावल साहब के तो कैंडिडेट ही 8 है पूरे कश्मीर में जो किसी मुकाबले में भी हैं, और वो तो ऐसी पॉलिटिकल रेटरिक है। वो सिंध की हुकूमत जो है उन्होंने मीडिया के ऊपर चूंकि बड़ा पैसा खर्चा है, सो मीडिया जो है वो बिलावल साहब के जलसे जो हैं वो उनको लाइव दिखाता है। सो अगर बिलावल साहब के जलसे जितने हो रहे हैं और जिस किस्म के हो रहे हैं, उतने तो मेरा ख्याल है पीटीआई के जो लोकल वजीर हैं उतने कर रहे हैं। सो उसकी कोई अहमियत नहीं है, ना ही बिलावल साहब को कश्मीर के इलेक्शनों में एक बड़े प्लेयर हैं। अच्छा, वेरी क्विकली, कश्मीर के इंतखाबात में किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी? गैर सियासी जवाब। देखिए पीटीआई इसलिए है कि पीटीआई वहाँ पे सारी जो 45 सीटों के ऊपर जो अगर कोई कैंडिडेट खड़े कर सकी है तो वो पीटीआई कर सकी। बाकी पार्टीज के पास वो आधी आधी सीटों के ऊपर भी उम्मीदवार नहीं। Interesting. फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू लाइक ऑलवेज। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद मुआशी हालात के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। बिलखुसूस वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि वो लोग जो टैक्स नहीं देते वो इसलिए टैक्स नहीं देते क्योंकि उन्हें यकीन नहीं कि उनका टैक्स सही जगह पर इस्तेमाल होगा या नहीं। वकार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, SAPM, आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, इमरान खान साहब आज एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उस खिताब के अंदर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली और बिल्कुल बजा बात बोली। पाकिस्तान के अंदर टैक्स इवेजन की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानियों को यह पता नहीं होता कि हुकूमत को पैसा पकड़ा दिया तो करप्शन में जाएगा या फिर उनके कामों के लिए इस्तेमाल होगा। सबसे बड़ी वजह टैक्स ना देने की और टैक्स ना कलेक्ट करने की, एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां सदका और ज़कात देने में और चैरिटी करने के अंदर तमाम के तमाम लोग आगे होते हैं, खुद से जाकर गरीब को पैसा देना प्रेफर करते हैं, वो गवर्नमेंट को इस हद तक ट्रस्ट नहीं करते कि उनको टैक्स भी दे सकें जो कि कानूनी तौर पर उन पे लागू होता है। ऐसा क्यों है और पाकिस्तान की मईशत किधर जा रही है? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में बेहतरी तो हम सुनते ही रहते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहाली की तरफ जा रही है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, बल्कि कोविड के अंदर पाकिस्तान ने इकोनॉमिक रिवाइवल में तीसरा नंबर अचीव भी किया है इकोनॉमिस्ट के मुताबिक। लेकिन ये बेहतरी, ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये रेवेन्यू की बेहतरी, ये रेमिटेंसेस की बेहतरी, ये करंट अकाउंट्स डेफिसिट का करंट अकाउंट सरप्लस में चले जाना एक आम आदमी की जिंदगी में कब रिफ्लेक्ट करेगा? सवाल ये पैदा होता है। हमारे पास तमाम सवालों का जवाब देने के लिए SAPM ऑन रेवेन्यू डॉक्टर वकार मसूद खान साहब मौजूद हैं। उन्हीं से ये सारे सवाल जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी हुकूमतों के साथ वक्त गुजारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा और वजीर आजम पाकिस्तान ने आज एक ऐसी बात की है जो सिर्फ इस हुकूमत नहीं बल्कि पिछली शायद सारी हुकूमतों पर सादिर आती है कि जी, लोग टैक्स इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि उनका टैक्स सही जगह पर इस्तेमाल होगा या नहीं, यानी करप्शन तो नहीं हो जाएगी। अब इसको तब्दील भी तो करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 साल हो गए हैं। 3 साल में क्या ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स आप लोग कर सके? बहुत बहुत शुक्रिया अनीता। देखिए, ये एक जहद मुसलसल है। ये एक ऐसी हमारी माशरत के अंदर एक कमी कह लीजिए जो बहुत तवील मुद्दत के अंदर रासिख हुई है और इसको ठीक करने में वक्त लगेगा। और हमारी जो कारकर्दगी है वो इस बात की अक्कासी कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बदलेगी।
क्योंकि हम आवाम से बात भी ज़्यादा कर रहे हैं और इस बजट में भी हमने वो इक़दामात किए हैं जो लोगों की शिकायत की वजह होती हैं। आप एक तो आपने उमूमी बात ये रखी कि भाई हमारे पैसे कहाँ इस्तेमाल होंगे, ठीक है, एक ये भी मामला है। लेकिन दूसरा ये है कि लोग डरते हैं कि एक दफ़ा टैक्स नेट के अंदर आ गए तो फिर हमें मुख्तलिफ़ हीले बहानों से हमसे ये सवालात किए जाएंगे, हमसे ये पूछगछ की जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप नॉन फाइलर रहें और ज़्यादा टैक्स भी क्या दे दें। उसमें कुछ सदाकत नहीं है डॉक्टर साहब के? जो फाइलर होता है उसको ज़्यादा अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जिसने सबक याद किया। हाँ, इसीलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब हम इस दफ़ा जो बजट में हमने काम किए हैं उसका तो महवर ही ये बात रही है कि किस तरीके से टैक्समैन और टैक्स पेयर के दरमियान आसानी पैदा की जाए और वो इख्तियारात महदूद किए जाएं जिनके तहत आपका पस मंज़र है, आप इस बात को समझती हैं कि हमारी इनकम टैक्स खुसूसन जो आम लोगों से आम लोग उससे वाबस्ता होते हैं। अब इनकम टैक्स हमारा निज़ाम सेल्फ असेसमेंट स्कीम पर है, ख़ुद तशख़ीसी स्कीम, लेकिन हमने कोई पिछली 2 दहाइयों में जब से ये नाफिज हुई हमने उसके अंदर ऐसे बिगाड़ पैदा कर दिए, ऐसी आलूदियाँ लेकर आ गए कि जो सेल्फ असेसमेंट होता है उसमें ये होता है कि आपका कहा बिल्कुल ठीक है, सिवाय इसके कि एक रैंडम ऑडिट होगा और उसमें अगर आपका नाम निकल आया तो आपकी तहकीक होगी, खूब। लेकिन अब वो जो है हमने उसका दायरा वसी कर दिया, कुछ वजह भी ना बने तब भी कोई बहाना बनाकर जो है नोटिस दे दिए, ये सिलसिले चल रहे थे। हमने वो तमाम आलूदगियाँ जो इब्तदा से लेकर आज तक हुई थी सबको निकाल दिया। हमारा खुसूसन सेक्शन 122 है, उसके अंदर एक सब सेक्शन 5A है, उसके अंदर ये बात कमिश्नर को दे दी गई थी बिल्कुल डिस्क्रेशनरी, जिस रिटर्न को चाहे वो ऑडिट में लेकर आन के उसकी इंक्वायरी शुरू कर दे, ये ख़त्म कर दिया। फिर एक और बात मैं आपको बताऊं, आप इसको भी अप्रिशिएट करेंगी। सेल्फ असेसमेंट स्कीम का ये मतलब नहीं है कि आप साल के आखिर में टैक्स देंगे। टैक्स आप जो है महीने के महीने देना, क्योंकि हुकूमत को भी कारोबार चले। तो आप सेल्फ असेसमेंट के अंदर आपने खुद ये तय करना था कि भाई मेरा इस साल की लायबिलिटी क्या होगी और मैं माहाना क्या क्या किस्तें दूंगा। उन्होंने इसमें ये डाल दिया कि जनाब ये पहले आप कमिश्नर को देंगे, वो इसको देखेगा, जांच पड़ताल करेगा और चाहे तो वो उसको मुस्तरद करके कोई दूसरी चीज़ आप पे लागू कर दे। इसको भी निकाल दिया है। राइट। तो तीसरी बात, जो ऑडिट होगा वो हम थर्ड पार्टी के ज़रिए करा रहे हैं। एक नया तजर्बा है और ऑडिट फर्म्स और ICMA वगैरह के हामिल लोग जो हैं उनको हम ऑडिट करवाएंगे। अच्छा वकार साहब, इनकम टैक्स की आप बात फरमा रहे थे, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बौछार है एक आम आदमी पे, यानी वो टैक्स जो मोबाइल पर लगता है, वो टैक्स जो अशिया फरोनोश के साथ उसको देना होता है, वो टैक्स जो कि किसी भी आम इस्तेमाल की अशिया के टाइम पर ख़रीदते हुए देना होता है, वो तो देना ही देना है। इसके साथ साथ बाकी डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम के ऊपर है वो भी कटते हैं। इनडायरेक्ट के अलावा हम डायरेक्ट सिस्टम की तरफ कब कन्वर्ट होंगे वकार साहब? देखिए, अगर ये इनडायरेक्ट टैक्स उस मानी में होता है जो कि हकीकी माने हैं इनडायरेक्ट टैक्स के, तो ये बहस की जा सकती थी। राइट। क्योंकि देखिए हमारे पास 2 टैक्स हैं, इनकम और सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इज टैक्स ऑन कंजम्पशन और वो इस वैल्यू एडेड मोड में लगता है। तो हर स्टेज के ऊपर जो वैल्यू है, वैल्यू एडेड कहते हैं वेजेस को, प्रॉफिट्स को, इंटरेस्ट को और रेंट्स को। आप इकोनॉमिक्स माशाल्लाह पढ़ी हुई हैं, आपको मालूम है ये 4 चीज़ें। हर स्टेज के ऊपर जब ये 4 मिक़दारें शामिल हो रही हैं तो इसके ऊपर टैक्स लगता है। जो अगर थोड़ी सी मतलब ज़रा लंबी बात हो जाएगी, ये जो कंजम्पशन टैक्स है
और इनकम टैक्स ये बराबर के टैक्सेस हैं अगर वैल्यू एडेड मोड में हो। ठीक है। अच्छा, और आप देखिए मतलब बरतानिया में सबसे बड़ा टैक्स जो है वैल्यू वैट है। तो ये तो मतलब आप मतलब अगर जो बरतानिया कर रहे हैं वो हमारे लिए भी ठीक है, वजीर आजम साहब तो कहा करते हैं वेस्ट के लिए जो ठीक है जरूरी नहीं हो पाकिस्तान के लिए भी ठीक है। ये वजह नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक प्रोफेशन ने जो वजह किया है कि जो यानी चाइना के अंदर देख लीजिए, आप वहाँ का मुताला कर लें, सबसे लीडिंग टैक्स सेल्स टैक्स है, और कंजम्पशन पे जो चाहता है कि मैं टैक्स बचाऊं तो कंजम्पशन थोड़ा सा कम कर ले। राइट। अच्छा वकार साहब, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि रेवेन्यू को इंक्रीज कैसे किया जाए, लोग टैक्स नेट में आए और टैक्स दें जो कि उनका बनता है, ड्यूटी बनती है। बट यहाँ बहुत सारे ऐसे छोटे कारोबार हैं जो टैक्स नेट में नहीं आते। हो सकता है कि वो टैक्स नेट में आए तो उनको और कम टैक्स देना पड़े, टैक्स फाइलर होने के फायदे भी बड़े होते हैं। क्या किया जा रहा है उन तमाम लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए जो मार्केट में अपनी जगह तो रखते हैं, मार्केट के अंदर मौजूद भी हैं, उन तक पहुंचना और रसाई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन टैक्स नेट का हिस्सा नहीं है? अनिका, सबसे ज़्यादा काम इस सिमत में हो रहा है, और मैं मोटी मोटी बातें आपको बताता हूँ। देखिए, पिछली साल जनवरी, ये वाली नहीं, इससे पहली जनवरी के अंदर हमने ये निज़ाम वज़ा किया कि जो टियर 1 के रिटेलर्स हैं, जो बड़े बड़े हैं, जहाँ पे साहिब हैसियत लोग जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, वो सब के सब उनके जो रजिस्टर्स हैं पॉइंट ऑफ सेल कहलाते हैं, राइट, वो बराह रास्त FBR से लिंक हुए। तो हमारे पास एक पॉपुलेशन है कोई तकरीबन 1000-2000 लोगों की, लेकिन हमारा पहले टारगेट था कि टियर 1 में 1000 तक जो है चले जाएं, और ये 1000 लोग आ गए, और इनकी औसतन 10-11 ब्रांचेस हैं। तो हमारे पास कोई 11,000, 10-11,000 के पॉइंट ऑफ सेल रजिस्टर होके वो सारे के सारे जो हैं हमसे लिंक्ड अप हैं। और मेट्रो हो गया, अपना इम्तियाज़ हो गया, फतेह हो गया, आगाज़ हो गया, ये तमाम जो बड़े लोग हैं ये सब इसमें आ गए। अच्छा, अब हमने हाल के अंदर सब ये बात देखी कि जनाब आपके पास तो सिर्फ 11,000 पॉइंट ऑफ सेल हैं, लेकिन स्टेट बैंक से और बैंकों से जब डेटा हासिल किया तो वहाँ तो 80,000 मौजूद हैं। राइट। तो अब हमने सबसे पहले उन 80,000 से रब्ता करके, एक तो हमने पॉइंट ऑफ सेल होना जो है वो टियर 1 की डेफिनेशन में डाल दिया है इस फाइनेंस बिल के अंदर। राइट। तो पहले हम उनको जाके कवर कर रहे हैं। ये है रिटेल। लेकिन सप्लाई चेन तो आपको मालूम है शुरू होती है मैन्युफैक्चरिंग से और इंपोर्ट्स से, और हम पूरी मैपिंग कर रहे हैं पूरी एक एक जगह तक कि ये सप्लाई चेन कैसे चलती है। और मैं आपको अच्छी सी बात बताऊं कि लिवर ब्रदर्स हैं, नेशनल फूड्स हैं, और 2-4 लोग हैं, इन्होंने कैश में डील करना छोड़ दिया। ठीक है। सब परचून तक जो है इनके पास पेमेंट सिस्टम के ज़रिए आ रहा है। हम इसको पूरी सप्लाई चेन को कवर करें। आखिरी बात और मैं बता दूं आपको, अब आप देखें कि ये आप ख़ुद भी माशाल्लाह शॉपिंग करती होंगी, दराज है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ई-कॉमर्स के पोर्टल, ये नया फिनोमेना है। हमने इनको भी टैक्स नेट के अंदर लेकर आ गए। इनके जो अनरजिस्टर्ड लोग होंगे उनके ऊपर 2% का टैक्स, शुरू में हमारा ख्याल था 17 का, लेकिन हमने बार को कम किया और 2% टैक्स जो है इनके ऊपर लगाया। ये हो रहा है काम। उसके अलावा जो मैं पहले भी आपके पास आया था, मैंने बताया था आपको कि हम टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए हर उस शख्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस तक पहुंच भी गए हैं, और कुछ हमारे पास मस्बत नताइज भी आने शुरू हो गए हैं। इस साल इस वक्त 2019 के मुकाबले में जो गुजरा साल है 2020 का, मेरे पास 3.5 लाख नए रिटर्न्स आए। इंटरेस्टिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम आदमी, अ लेमैन, अ पर्सन ऑन द स्ट्रीट, उसे नहीं फर्क पड़ता कि आप लोगों ने जो है रेमिटेंसेस बढ़ा ली हैं, आप लोगों ने जो है वो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर लिए हैं, इंपोर्ट्स कम हो गई हैं, उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि करंट अकाउंट सरप्लस में जा रहा है, ना ही उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि FDI कितनी आ रही है और कितनी नहीं आ रही है। उसे फ़र्क पड़ता है कि उसके खाने की दाल महंगी है, यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर चीनी महंगी हो रही है, आटा नापैद हो जाता है, रमज़ान के अंदर लाइनों के अंदर, कतारों के अंदर खड़े होकर उनको 1 किलो आटे के लिए दरख्वास्त करनी पड़ती है।
आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड पॉलिसी शिफ्ट्स जितने भी ले आए, जब तक आप एक आम आदमी की जिंदगी को आसान नहीं बनाएंगे तो फिर क्या फायदा? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। और यानी कि इसके जहाँ जो आपका तबसरा था उसमें भी जो आपने बातें कही हैं वो भी जवाब तलब हैं, और मैं इसके मुतालिक जो स्पेसिफिक है वो भी मैं आपको जवाब देता हूँ। पहली बात ये कि ये रेमिटेंसेस किसके हैं? ये रेमिटेंसेस तो आवाम के हैं। मतलब इनकी अहले खाना जो हैं बाहर गए हुए हैं और वहाँ से कमा कर इनको पैसे भेज रहे हैं। तो अगर रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है तो माशाल्लाह इन्हीं छोटे लोगों के लिए, क्योंकि एवरेज टिकट जो है 90% आपका $500 से कम है, तो ये तो जा ही रहे हैं लोगों के लिए। हाँ, 200, 300 डॉलर लोगों के लिए जा रहे हैं, ये उनकी आमदनी है। फिर आप जब अगर जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो वो कोई मतलब वो लोगों में ही तकसीम हो रही है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ हो तो इन्फ्लेशन भी बढ़ती है डॉक्टर साहब। अच्छा, आज तो सवाल ये कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ा है तो आपकी आमदनियाँ भी बढ़ रही हैं ना। अब आप देखें कि इस वक्त एग्रीकल्चर के अंदर इस साल जहाँ सबसे ज़्यादा आपकी आबादी होती है और गुर्बत निस्बतन जहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो इजाफी आमदनी आई है इस साल में वो कोई 2.7 ट्रिलियन थी एग्रीकल्चर का, फसलों का वैल्यू एडेड, वो इस वक्त तकरीबन 3.25 ट्रिलियन हुआ है। तो ये इजाफी जो कीमतें मिली हैं लोगों को, इनकम, ये इन्हीं को एक्रू हुई है। तो ये ख्याल करना, सैलरीड पर्सन की इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने लोग होते हैं सैलरीड? एक तो ये देखिए आप, डॉक्टर साहब, मैं और आप जो है ना, नहीं लेकिन आप पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरे यकीनन जो सैलरीड है। अच्छा, आप सैलरीड का सुन ले, सैलरी थोड़ी सी बढ़ा भी नहीं हमने। जो सबसे ज़्यादा तो मुलाजमीन हुकूमत ही के हैं, तो उसके अंदर भी हमने कोई गुंजाइश पैदा कर दी, और दिल चाहता है अनडाउटेडली। देखिए सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा कि मैं आखिरी मंजिल पे पहुंचा हुआ हूँ। मैं तो इस बात को तस्लीम कर रहा हूँ कि हम कर रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन ये गुमान, भाई अगर मेरी जीडीपी बढ़ी है 265 बिलियन डॉलर से तकरीबन 300 बिलियन डॉलर तक, ये 35 अरब डॉलर जो हैं, ये किसके पास गए? अवामी के पास गए ना। ठीक है, तो लोगों की आमदनियां बढ़ रही हैं माशाल्लाह। देखिए, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो इन्फ्लेशन यकीनन होता है। और इन्फ्लेशन कौन सा इन्फ्लेशन है? सारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। आप 10 साल में इतनी कीमतें नहीं बढ़ी इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइसेस की, फूड की, जो आज बढ़ी हुई है 10 साल में। और ये हुआ है कोविड के बाद, अप्रैल से यूं गई है शार्प। क्विकली डॉक्टर साहब, अब वक्त खत्म हो गया, डॉलर एक दफा फिर उड़ान भर रहा है, क्यों? देखिए, ये तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं। आप इंपोर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं, इंपोर्ट की डिमांड है। आप तेल जो है वही तेल मंगा रहे हैं, लेकिन उसके ज़्यादा पैसे आप अदा कर रहे हैं। एलएनजी वही मंगा रहे हैं, लेकिन एलएनजी की कीमत बढ़ गई है। तो सबसे बड़ा आपका बिल तो इंपोर्ट में जो है वो पेट्रोलियम का होता है, बशमूल गैस जो आप इंपोर्ट करने लगे हैं। तो एक उसका दबाव है। फिर ये कि हम चीनी भी मंगा रहे हैं, हमने वीट भी थोड़ा सा मंगाया, और ये चीनी और एक ऐसा, अब इसका प्रोग्राम भी बना रहे हैं। गन्ना इसका एक और तो बात मैं कहता चल, बस आखिरी बात कि देखिए, कामयाब पाकिस्तान का तो अब फोकस ही जो है छोटे लोग हैं, और जो बॉटम अप अप्रोच है उसको लेके हुकूमत चल रही है। राइट, वकार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। ये बात तो तय है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी का इशारा कर रहे हैं। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बेहतरी में कब ट्रांसलेट करेंगे, और तमाम के तमाम लोगों को इसी बात का इंतजार है। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान फले फूले और आगे बढ़े। अल्लाह हाफिज नासिर।